You did point number 5. We did discuss in a question ना, the last question that we discussed, मुझे याद आ गया कि टेलीफोन बिल एग्जाम्प्ट होता है. In the last question, I guess 4.30 that we did in the class, right? Okay, yeah. Yeah. Let's Okay. चलिए, moving on to valuation of motor car that talks about basically the first case talks about that when the motor car is owned by the employer. Now यहाँ पर सोच के बताओ बेटा, परक्यूजिट कब होगा? परक्यूजिट तब होगा जब हमारा मेंटेनेंस, कार को मेंटेन करने का जो एक्सपेंस है, दैट इज पेड बाय द ओनर ऑफ, दैट इज पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द, दैट इज पेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना. ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे कहेंगे दैट इट इज़ अ परक्यूजिट, राइट. आप देख सकते हो व्हेन द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की खुद की गाड़ी है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बॉन्ड करे हैं किसने? एम्प्लॉयर ने. मतलब खर्चा भी एम्प्लॉयर ने किया है और गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है. तो अगर आप देख सकते हो, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो इट इज़ नॉट अ परक्यूजिट. बट अगर मैंने प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, देन वट एवर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर आई हैव इनकर्ड, उसमें शॉफर चार्जेस कॉस्ट में 10% इंक्रीज कर देते हैं. एंड अगर मैंने एम्प्लॉय से कुछ चार्जेस करे हैं तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं. सर कॉस्ट का 10% इंक्लूड कर देते हैं हम. सर जैसे एग्जाम्पल दिया हमने यहाँ पे, आई हैव गिवन अप एन एग्जाम्पल हियर दैट ए लिमिटेड प्रोवाइड्स अ होंडा अमेज टू हिज एम्प्लॉय मिस्टर आर ऑन विच कंपनी इनकर्ड 10,000. कंपनी ने 10,000 रुपीज़ का खर्चा किया. बेटा द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 5 लाख, सैलरी टू द ड्राइवर वॉज 1,000 पर मंथ. द कंपनी रिकवर्ड 4,000 पर मंथ फ्रॉम मिस्टर आर. आपको बोला है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैलकुलेट करो. तो आप देख सकते हो इस केस में द टैक्सेबल वैल्यू विल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट इज 10,000 प्लस जो हमने ड्राइवर का सैलरी पे किया 12,000, दैट इज 1,000 इंटू 12, देन 10% वैल्यू ऑफ द कार. तो आप देख सकते हो मेरे को 5 लाख का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में. 5 लाख का 10% दैट विल बी 50,000 माइनस जो हमने अमाउंट रिकवर कर लिया दैट इज 48,000. तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया 24,000. राइट. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्स वेल. हेलो. हाँ भाई, हम 8:30 9:45 बजे तक निकलेंगे, है ना. ठीक है, ठीक है, ओके. यस, ओके. नेक्स्ट अगर आप सी पॉइंट देखेंगे, व्हेन सच कार इज पार्शियली ऑफिशियल, मतलब हमने थोड़ा बहुत ऑफिस के लिए यूज़ किया और पार्शियली हमने यूज़ किया प्राइवेट ड्यूटीज़ के लिए. सर ऐसी सिचुएशन में हमारा जो एक्सपेंस होगा, अगर मेरी गाड़ी जो है हैज़ अ क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ लेस देन 1.6 लीटर, then it's going to be 1800 per month for the car and 900 for the chauffeur. ये हम चार्ज कर देंगे पर मंथ बेसिस पे. सर इफ द कार की क्यूबिक कैपेसिटी इज मोर देन 1.6 lakhs, then in that situation it will be 2400 plus 900 for the chauffeur. I hope this first case is clear. राइट. चलिए सेकेंड केस हमारा बोलता है दैट व्हेन द एम्प्लॉई ओन्स द कार, मतलब गाड़ी का ओनर कौन है? एम्प्लॉई है. लेकिन जो उसका रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं दे आर रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी. दे आर रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी. अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज़ हो रहा है बेटा, नॉट अ परक्यूजिट. अगर हम केवल प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस शॉफर माइनस अमाउंट रिकवर्ड. अगर आप देखोगे यहाँ पर चेंज क्या आ गया, वो जो 10% वाला अमाउंट था वो अब हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. राइट. लेकिन अगर हम पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली ऑफिशियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको नहीं कह सकते कि 50% घर के लिए 50% ऑफिस के लिए. तो ऐसा पॉइंट केस में 1.6 लीटर से बिलो 1800 प्लस 900 and 1.6 cc से above it is 2400
per month plus 900 for the chauffeur if there is, right? या फिर actual expense whichever is higher, right? एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमने बियर करा, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम ले लेंगे यहाँ पे. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर थर्ड सिचुएशन बोलता है दैट द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बट द रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉय. मतलब अब गाड़ी एम्प्लॉयर की है लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो एम्प्लॉय ने पे करे. तो सर ऐसी सिचुएशन में हमारा जो खर्चा है वो 600 एंड 900 हो गया बेस्ड ऑन द सीसी क्यूबिक कैपेसिटी, और 900 पर मंथ सैलरी हमारा ऐड हो जाएगा ड्राइवर का. दिस इज ड्राइवर सैलरी, राइट? दिस इज ऑफ द ड्राइवर. आई होप ये तीनों केसेस क्लियर होने चाहिए. केस नंबर 4 हमें बोलता है दैट व्हेन एम्प्लॉयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर मोर देन वन कार, हमें एक से ज़्यादा कार मोटर कार प्रोवाइड करा है, तो हम बेसिकली एज्यूम कर लेंगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार विल बी डन एज फॉलोज. वन कार एज पर पार्शली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल एंड द अदर कार्स एज पर फुल्ली प्राइवेट. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द वैल्यूएशन. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सर नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोलता है that provision by the employer of services of the sweeper, gardener, watchman or any other personal attendant, so whatever the amount is paid by the employer will become my perquisite value. सर इसके बाद में हमें बोलता है कि अगर मैंने कोई फ्री या कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ना, टू एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड, है ना, मतलब मैंने एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, एम्प्लॉयर ने एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉई को या एम्प्लॉई के किसी हाउस होल्ड के मेंबर को, मतलब एम्प्लॉई के किसी ब्रदर सिस्टर को, एम्प्लॉई की वाइफ को, एम्प्लॉई के बच्चों को, ठीक है? ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो नहीं पढ़ा सकते, राइट? सो व्हेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो सर जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है सिमिलर इंस्टीट्यूशन में, है ना, एंड नील रहेगी अगर मेरी सच कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट है. 1000 रुपीज़ से ज़्यादा के लिए हमारा जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. सर अगर फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन एनी सिमिलर और नियर बाय लोकेलिटी या फिर 1000 पर मंथ तक नील, और वट एवर द अमाउंट वी हैव स्पेंट दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ सर, मैं अगर किसी को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर अ हाउस फॉर टू अ पर्सन हु इज़ अ फैमिली मेम्बर ऑफ द एम्प्लॉई, ऐसी सिचुएशन में अप टू 1000 रुपीज़ इज एग्जाम. 1000 रुपीज़ के एडिशनल अगर कोई अमाउंट पे करा गया है तो वो हमारा टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा. जल्दी बता दें, आई होप ये 8 पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, राइट? लीव ट्रैवल कंसेशन. सर व्हाट इज लीव ट्रैवल कंसेशन? लीव ट्रैवल कंसेशन टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉई इज सब्जेक्ट टू exemption under the value of travel concession or assistance received by or due to him from his employer or former employer for himself and his family up to 2 children. मतलब अगर वो किसी लीव पे जा रहा है इन एनी प्लेस इन इंडिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वट एवर ट्रांसपोर्ट ही इज़ फॉलोइंग, उसमें AC फर्स्ट क्लास का टिकट जो है उसको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है उसके लिए और उसके 2 डिपेंडेंट बच्चों के लिए. सर ये एग्जेम्पशन जो है हम 2 बार क्लेम कर सकते हैं, 2 जर्नीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स. मतलब 4 साल के दौरान में 4 ईयर्स के पीरियड में हम 2 जर्नीज़ टू एंड फ्रो के लिए क्लेम कर सकते हैं. सर हमारे लिए जो करंट एंड प्रीवियस ब्लॉक जो है, मतलब जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो है 2018 से 21, है ना, और प्रीवियस ब्लॉक जो था वो था 2014 से 2017, राइट?
नेक्स्ट जो आने वाला ब्लॉक है दैट इज 2022-25। तो बेटा देखो करंटली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 21-22। तो आप देख सकते हो हमारा जो करंट ब्लॉक यहाँ पे चल रहा है वो 18 से 21 है, राइट। तो ख़त्म जो हमारा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लेंगे ट्रीटमेंट, राइट। आई होप यहाँ तक LTC क्लियर है। सर LTC में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर इन LTC कि हमें 4 इयर्स के ब्लॉक में 2 जर्नीज के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का AC फर्स्ट क्लास का टिकट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर किसके लिए, एम्प्लॉई के लिए और उसकी फैमिली के लिए। सर उसकी फैमिली में 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन ले सकते हैं, है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मेहर, रिद्धि, Yes, sir. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हियर। सर हमें अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने का कोई खर्चा कंपनी बेयर कर रही है तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे को मनी मेरी कंपनी दे रही है। तो सर अगर मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो इट विल बी नील, नो देयर विल बी नो परक्विजिट। सर मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है और ट्रीटमेंट के लिए मेरे या मेरे फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेमेंट कर रहा है कौन, मेरा एम्प्लॉयर। तो अगेन द अमाउंट ऑफ परक्विजिट विल बी नील। सर अगर उसने ट्रीटमेंट के लिए किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट किया है सर द अमाउंट विल बी नील। सर एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और रेडा की स्कीम, सर द अमाउंट ऑफ परक्विजिट विल बी नील। सर अगर कोई रीइंबर्समेंट दिया है एम्प्लॉय को फॉर एन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ स्कीम अप्रूवल बाय CG, सर द अमाउंट विल बी नील। सर एनी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैंने पेमेंट करा है, मतलब अगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मेजरली जो मेडिकल ट्रीटमेंट कवर्ड है कि अगर मैंने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। ओके, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन सर अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करवाया है किसी भी हॉस्पिटल में इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दें। सर अगर मैं कोई ट्रीटमेंट करा रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, इफ द ट्रीटमेंट आई एम गेटिंग डन इज आउटसाइड इंडिया, सर द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट विल बी नील इफ सच अमाउंट और एक्सपेंडिचर इज परमिटेड बाय RBI। RBI ने हमें वो अमाउंट खर्च करने को अलाउ किया हुआ है। सर एक्सपेंसेस ऑन स्टे ऑफ अब्रॉड एम्प्लॉई एट एबी 1 मेंबर 1 अटेंडेंट के साथ, अगेन ये भी अप्रूव्ड होना चाहिए बाय RBI। और ट्रैवल एक्सपेंसेस अगर मैंने टिकट विकेट का कोई खर्चा किया पेशेंट के साथ मेरा टोटल खर्चा 2 लाख के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सर अगर मेरा अमाउंट 2 लाख से एक्सटेंड हो जाता है तो जो अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। द एंटायर अमाउंट वुड बिकम टैक्सेबल। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल, एनी मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, है ना। टैक्सेबिलिटी ऑफ द परक्विजिट आई हैव मेड इट क्लियर। सो व्हेन द ट्रीटमेंट इज विद इन इंडिया only private hospitals will be taxable. Sir when it is outside India, sir any hospital is taxable subject to मेरी जो amounts हैं वो within the prescribed limits हैं and permitted है by RBI. I hope कोई problem नहीं है, that's what you have to remember here. कोई problem है जल्दी बता दें यहाँ तक, right? चलिए एक मिनट दे दीजिए, लेट मी जस्ट गिव अ चेक कि अगर परक्विजिट बेस्ड कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम एक वो कर लेते हैं एंड देन वी मूव अहेड। ओके 4.32 इलास्ट्रेशन 4.32 प्लीज एक बार इलास्ट्रेशन 4.32 पर आ जाइए।
यस, प्लीज एक बार गो थ्रू करिए। इट्स ऑन पेज नंबर 83। आप देख सकते हैं, बोलते हैं कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय एक्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। बेटा मैंने ट्रीटमेंट कराया अपने फैमिली फिजिशियन से, वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट। जल्दी बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम अ फैमिली फिजिशियन, इज इट कवर्ड अंडर एनी डिडक्शन? सर फैमिली फिजिशियन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेगा? कोई प्राइवेट क्लिनिक चला रहा होगा ना। सो हेंस इट विल बी टैक्सेबल। सर मैंने मिसेस एक्स की प्राइवेट नर्सिंग होम में 3600 का ट्रीटमेंट कराया। सिंस इट्स अ प्राइवेट नर्सिंग होम सो इट विल बी अगेन टैक्सेबल। सर एक्स की मदर जो उन पे डिपेंडेंट है उनके लिए मैंने प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, अगेन प्राइवेट डॉक्टर है बेटा तो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। ब्रदर जो डिपेंडेंट है उन पे, उनका मैंने ट्रीटमेंट कराया 400 का, सर इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, राइट। लास्टली एक्स के ग्रैंडफादर जो उन पे डिपेंडेंट हैं उनका ट्रीटमेंट कराया, अगेन मुझे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं दे रखा, आई विल मेक अ सिंपल एग्जाम्पशन दैट इट इज डन इन अ नॉन गवर्नमेंट वे, है ना। तो सारे के सारे अमाउंट्स इसमें टैक्सेबल हो जाएंगे। सो ऑल आइटम्स विल बी टैक्सेबल। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें ये पार्ट में। अयान, राइट। रिद्धि, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए बी पार्ट में बोलता है एम्प्लॉयर पेज एन इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बेटा 3000 का अंडर अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जल्दी बता दीजिए, क्या ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा? याद करो वहाँ पर नॉट टैक्सेबल था। अगर मैं किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंडर इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। आई होप आई एम क्लियर। सी पॉइंट के केस में अगर आप देखेंगे, द एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ हॉस्पिटल फॉर द एम्प्लॉयज वेयर दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट, है ना। तो अब बताएंगे सर अगर फ्री ट्रीटमेंट होगा तो ऐसे केस में हमारे लिए जो अमाउंट टैक्सेबल होगा वो क्या क्या होगा? सर मेजर सन, सर मेजर सन, लेकिन क्योंकि वो डिपेंडेंट है लिखा हुआ है आपको, है ना, वो डिपेंडेंट है तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। सर एक्स का खुद का ट्रीटमेंट नॉट टैक्सेबल। सर एक्स इज अंकल, uncle is not defined under the treatment of relative, so hence he will be taxable. Sir Mrs X, obviously wife तो पहले ही कवर होगी यार, है ना। X is widowed sister, सर widowed sister है, बताइए वो होंगे क्या? सर क्योंकि डिपेंडेंट है इसीलिए होगा, अगर इंडिपेंडेंट होता तो नहीं होता, है ना। देन हैंडीकैप नेफ्यू, सर नेफ्यू हमारा इस केस में नहीं कवर होता, ठीक है। हैंडीकैप नेफ्यू, नेफ्यू इस केस में कवर नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर। तो इस केस में नेफ्यू विल बी टैक्सेबल। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, नेफ्यू विल बी टैक्सेबल। सो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हाँ यस। So I forgot what you said for अच्छा not taxable for X. हाँ, so these are the amounts that is going to be taxable, 10,500. I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 ही है ना, आई एम सो सॉरी 4,600 है। $4,600 and this total will become now 7,100. ओके, जल्दी बता दीजिए, सी पॉइंट क्लियर है बेटा? सर अगर ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसका एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे? बेटा आप सिंपल एक टेबल बनाओगे और उस टेबल में यहाँ पर एग्जाम्ड लिखोगे, एग्जाम्ड लिखोगे, और नीचे वर्किंग नोट में आप यहाँ पे अपनी प्रोविज़न लिखोगे,
जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एम्प्लॉयर खुद अपना हॉस्पिटल चलाता है तो फॉलोइंग आइटम्स विल बी टैक्सेबल, द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी टैक्सेबल, राइट। चलिए डी पॉइंट पे आएंगे। डी पॉइंट क्या बोल रहा है? डी पॉइंट बोलता है एक्सपेंसेस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट of married daughter of X at Tata Memorial Hospital, Mumbai, an approved hospital for the purpose. Employer ने 50,000 अमाउंट पे किया है और reimbursement of the expenses for the medical treatment of himself amounting to 20,000. So 50,000 and 20,000 दोनों आइटम क्या हमारे एग्जाम्प्ट होंगे? क्या दोनों आइटम हमारे टैक्सेबल होंगे? तो सर यहाँ पर हमें कहा गया कि जो उसके लिए ऊपर खर्चा हुआ है स्पेसिफाइड डिजीजेस को छोड़ के अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो हमारा टैक्सेबल होगा। तो सर जो एक्स का ट्रीटमेंट हुआ उसका अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल होगा 20,000, लेकिन जो डॉटर का कैंसर अमाउंट है, डॉटर का जो कैंसर का अमाउंट ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जल्दी बता दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ई पॉइंट हमें बोलता है दैट एक्सपेंसेस, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस मेजर सन आउटसाइड इंडिया वर पेड बाय द एम्प्लॉयर। बेटा हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 75,000 बट परमिटेड एक्सपेंसेस थे केवल 60,000। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा पे किया है, सो 15,000 विल बी टैक्सेबल परक्विजिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस टू स्टे अब्रॉड है ना, तो 65,000 एक्चुअल खर्चा हुआ, अलाउड 45,000, तो मतलब 20,000 विल बी टैक्सेबल हियर। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, सर आप देख सकते हो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, सर अप टू 2 लाख एक्सेम्प्ट होता है ना। तो हैंस हमारे इस केस में यहाँ पर अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा केवल 15,000 एंड 20,000 है ना, 15,000 एंड 20,000। तो 15,000 कैसे निकला? 75 माइनस 60 एंड 20,000 कैसे निकला? 65,000 माइनस 45,000। ये हमारे लिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा, ये हमारे लिए अमाउंट सॉरी टैक्सेबल अमाउंट होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें यहाँ तक। ऑल्स वेल? हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दें। सिमरन? ओके चलिए, we are going to move on to the next element of the chapter that talks about retirement benefits. सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी पोर्शन है। प्रोविज़न अगर आपको याद है तो ये काफ़ी इजी पोर्शन है, बस केवल एक ही चीज़ पे ध्यान करना है, दैट इज़ प्रोविज़न पता होना चाहिए। ओके चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट पे आते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप देख सकते हैं दैट व्हेन एन एम्प्लॉई गेट्स रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस ही इज कॉम्पनसेटेड बाय वेरियस फंड्स। उसे काफ़ी सारे फंड से कॉम्पनसेशन मिलता है। सच बेनिफिट्स आर कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर सबसे पहला बेनिफिट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एन्युटी या पेंशन। आज मोस्ट प्रोबेबली हम 2 रिटायरमेंट बेनिफिट्स कवर करेंगे, वन इज पेंशन एंड द अदर वन इज द नेक्स्ट वन दैट इज आई थिंक ग्रेचुइटी, है ना। आज हम ये 2 कवर करेंगे। देख लीजिए पेंशन जो है वो 2 तरीके की होती है। पेंशन का मतलब क्या है? पहले तो सर पेंशन का मतलब है एनुअल अमाउंट, ईयरली पेमेंट टू एन एम्प्लॉय पोस्ट हिज रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फंड्स दैट वाज अर्नड बाय हिम बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द एन्युटी से फंड। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम अभी अपना काम कर रहे होते हैं, अपना वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हम अपना पेंशन में थोड़ा बहुत पैसा ऐड करते रहते हैं। हम एक पेंशन फंड में हमारी सैलरी में से थोड़ा बहुत हिस्सा वहाँ पर सेव करते रहते हैं। ओके तो सर ये जो पेंशन का पैसा है मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। सर मुझे ये जो पेंशन का पैसा है ये 2 तरीके से मिल सकता है। पहला,
सर कम्यूटेड वे में मतलब मैं लमसम में पूरा का पूरा पैसा निकाल लूँ, होल भी निकाल सकता हूँ, पार्ट भी निकाल सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरा पेंशन फंड है 10 लाख रुपीज़ का, मैंने क्या किया 5 लाख रुपीज़ 50% ऑफ द अमाउंट मैंने लमसम में निकाल लिया, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने पार्ट ऑफ द पेंशन कम्यूट करा लिया। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने 50% ऑफ द पेंशन कम्यूट करा लिया। दैट मीन्स अगर मुझे आगे जाकर पेंशन मिलनी थी 1000 रुपीज़ अ मंथ, अब मुझे आफ्टर कॉम्यूटेशन मुझे मिलेगी 500 रुपीज़ पर मंथ। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगैन। बेटा हम कम्यूट करा लेते हैं पेंशन। कम्यूट करा लेना पेंशन का मतलब होता है कि मैंने अपने पेंशन फंड में से थोड़ा सा पैसा लमसम में विड्रॉ कर लिया, या सारा का सारा पैसा लमसम में विड्रॉ कर लिया। बेटा अगर मैंने सारा का सारा पैसा लमसम में विड्रॉ कर लिया तो देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन दैट आई एम गोइंग टू गेट। बट अगर मैंने थोड़ा सा पैसा विड्रॉ करा लिया है तो मुझे पैसा जो है वो मिलेगा पेंशन के रूप में मंथली भी, और लमसम में जो मिला वो तो मिलेगा ही, है ना। तो सर हम जो ये मंथली वाला पेंशन कहते हैं, इस मंथली पेंशन का नाम है अनकम्यूटेड पेंशन। सर ये जो मंथली पेंशन का नाम है, इस मंथली पेंशन का नाम होता है अनकम्यूटेड पेंशन। सर ये जो लमसम में पेंशन मिल जाता है इसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, जल्दी बताएं। हाँ जी रिद्धि, मेहर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। राइट। अगर आप देखेंगे सर ये जो मेरा मंथली पीरियोडिकल पेंशन है, बेटा ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए। मैं चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ चाहे मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हर एक के लिए ये अनकम्यूटेड मंथली पेंशन जो है ये पूरा पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो लमसम में ये पेंशन मिल रहा है ना, यहाँ पर हमारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ना एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, पेंशन मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट, नो टैक्स। लेकिन अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, है ना, तो आपके लिए अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता, आप टैक्सेबल होते हो। इसीलिए बेटा जो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पेंशन को लेना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं समझते, इसीलिए पेंशन जो है वो यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जो पेंशन का प्रोसेस फॉलो करती हैं, तो हेंस उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया। तो अगर आप देख सकते हो सर हमें नॉन कम्यूटेड, हमें कम्यूटेड पेंशन मिली है, हमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कम्यूटेड पेंशन मिली है, लमसम में पेंशन मिली है। और बेटा मैं ग्रेच्युटी का भी पार्ट हूँ और मेरे को ग्रेच्युटी एक्ट में भी मैं कवर्ड हूँ। तो बोला गया 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट, मतलब टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसे हम माइनस कर देंगे आपके एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेच्युटी का पार्ट नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ऐसी सिचुएशन में सर हमारा जो टोटल एग्जेम्पशन होगा वो होगा हाफ ऑफ योर पेंशन अमाउंट, हाफ ऑफ द पेंशन अमाउंट। सर अब हम थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लो। ऑन 1st January 2022 Mr. A retired and started getting a pension of 10,000 rupees per month. On 1st March 2022 he withdrew a lump sum amount of 3,60,000, ठीक है, representing 60% of his pension. सर व्हाट डू मीन बाय 60% ऑफ हिज पेंशन? मतलब ये जो 3,60,000 है ये 60% ऑफ हिज पेंशन है ना। आपको बोला है टैक्सेबल इनकम बताओ अगर वो ग्रेच्युटी में कवर्ड है, अगर वो ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमारे लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो अनकम्यूटेड पेंशन 10,000 इंटू 2 दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फॉर द मंथ ऑफ फेबररी, वो हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। सर अगर आप देख सकते हो मेरे पास 10,000 रुपये का पेंशन आ रहा है और मैंने 60% विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना 40%। तो बेटा 10,000 का 40% करेंगे तो कितना बचेगा 4,000। सो आई विल बी चार्जिंग ओनली 4,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। बेटा देखो, हाँ सॉरी या आई डू दैट। बेटा अगर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर
फर्स्ट जनवरी को मुझे यहाँ पर उन्होंने पेंशन स्टार्ट किया। सर फरवरी में मुझे पेंशन मिला 10,000। बट बेटा अगर आप देख सकते हो मार्च में मैंने यहाँ पे कम्यूट करा लिया पेंशन, मतलब 60% पैसा विड्रॉ कर लिया। तो बेटा अब मुझे जब 1 मार्च को मंथली पेंशन मिलेगी तो क्या वो मुझे पूरी की पूरी पेंशन देंगे? नो, बिकॉज 60% तो मैंने विड्रॉ कर लिया ना, वो तो मुझे केवल 40% अमाउंट देंगे ना। दे आर गोइंग टू मेक मी पे ओनली द 40% ऑफ द अमाउंट। तो हेंस अगर आप देख सकते हैं, अगर मेरी मंथली पेंशन बिफोर द रिसीट ऑफ कम्यूटेड पेंशन से पहले स्टार्ट हो जाती है तो आप देख सकते हो देन द अनकम्यूटेड पेंशन ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द डेट कम्यूट द पेंशन इज रिसीव कम्यूटेड पेंशन इज रिसीव। मतलब सर अगर मेरा मंथली पेंशन जो है वो पहले स्टार्ट हो गया और सर मैंने जो लमसम अमाउंट रिसीव किया ना वो एक लेटर डेट पे रिसीव किया, मैंने लेटर डेट पे मांगा, ओके। तो सर ऐसी सिचुएशन में जब मैं कम्यूट कराता हूँ पेंशन एट अ लेटर डेट, तो सर जिस डेट पे मैंने पेंशन कम्यूट कराया ना सर मेरा अनकम्यूटेड पेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा उतने ही परसेंट से जितना मैंने कम्यूट करा लिया, जैसा हमें यहाँ पे बताया गया। सर 1 मार्च को मैंने 60% कम्यूट करा लिया ना, राइट, 60% कम्यूट करा लिया, तो सर वो जो मेरा अब मंथली पेंशन है ना सर वो भी 60% से कम हो जाएगा, मतलब अब केवल 40% ही रह जाएगा। राइट रिद्धि, मेहर, क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है रिद्धि, मेहर? यस ओके अगर आप देखेंगे यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन किया किसका बेटा, केवल अभी अनकम्यूटेड पेंशन का। अब हम बात करते हैं बेटा कम्यूटेड पेंशन का। बेटा कम्यूटेड पेंशन के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे हमें 3,60,000 रुपीज़ मिला। कितना मिला? 3,60,000 रुपीज़ मिला। सर ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये केवल 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप देखोगे मेरा टोटल अमाउंट कितना है? सर मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। मैं क्या करने वाला हूँ सर, 3,60,000 को डिवाइड करने वाला हूँ 60% से। दैट मीन्स मेरा टोटल पेंशन कितना अमाउंट हो जाएगा? 6 लाख। मतलब मेरे पेंशन फंड में कितना पैसा पड़ा है? 6 लाख रुपीज़ पड़ा है। बेटा अगर मैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हूँ तो मेरे लिए अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना है? 1/3। सर अगर मैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं हूँ तो सर मेरे लिए अमाउंट ऑफ पेंशन कितना है? हाफ। तो अगर आप देख सकते हो मेरे लिए कम्यूटेड पेंशन के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 3,60,000 माइनस 2 लाख एंड 3,60,000 माइनस 3 लाख। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 160 एंड 60 रिस्पेक्टिव केसेस के बेस पे। तो हमारे लिए टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन कितना हो गया? 160, 184 एंड 84। ये 24,000 यहाँ पे ये अनकम्यूटेड वाला भी मैंने ऐड कर दिया। जल्दी से बता दें क्या ये पेंशन का पोर्शन क्लियर है? ये जो पेंशन पे मैंने क्वेश्चन कराया क्या ये क्लियर है? हाँ जी सिमरन, रिद्धि, यस रिद्धि, सिमरन क्लियर है? वेरी ब्रॉडली फिर से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा? ओके बेटा बेसिकली मेरे को बोला गया एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लें। यस सर Let's do one more example. Let's do an example from your book. Okay. Let's do illustration number 4.39. Let's do illustration 4.39 of your book, page number 92. Let's do illustration 4.39, page number 92. अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? A retired on 15/4। बेटा 15/4/21 को वो रिटायर हुआ फ्रॉम द कंपनी। बेटा उसे 8,000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन मिलता था। रिटायरमेंट के टाइम पे बेटा ही गॉट 75% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, है ना, एंड रिसीव 2,40,000 एज कम्यूटेड पेंशन।
आपको बोला है टैक्सेबल पोर्शन निकालो, अगर उसका टैक्सेबल पोर्शन बताओ, अगर उसका पेंशन अमाउंट अगर वो ग्रेच्युटी में कवर्ड है, अगर वो ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है, जल्दी से बताएं। आपसे टैक्सेबल पोर्शन, आपसे क्वेश्चन में केवल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन पूछ रहा है, मतलब मुझे अनकम्यूटेड पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट आप देख सकते हो बेटा 2,40,000 रिप्रेजेंट 75% ऑफ द पेंशन। तो बेटा मुझे 100% बता दोगे क्या, कितना होगा? सर मेरे लिए 100% पेंशन कितना हो जाएगा? 3,20,000। बेटा अगर मैं ग्रेच्युटी में कवर्ड हूँ, इफ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, इफ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना हो जाएगा? सर मेरे लिए एग्जेम्पशन हो जाएगा 1/3 ऑफ 3,20,000। वो कितना हो जाएगा? 106,667। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,40,000 माइनस 10667। तो मतलब मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 1,33,333। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर इफ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, सर इफ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, तो सर हमें यहाँ पे पता है एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है? सर इट इज हाफ ऑफ 3,20,000, सो दैट वुड बी हाउ मच? 1,60,000। सर मैं इसे माइनस कर दूंगा 240 से, तो दैट मीन्स मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 80,000। जल्दी बता दें। मेहर, अयान, क्लियर है? Yes, sir. राइट रिद्धि क्लियर है? सिमरन? So why are you subtracting it from 240 and not 3,20,000? बचा बिकॉज आई वॉट एवर द रिसीव्ड अमाउंट इज 240 नॉट 320। मेरे लिए दिस इज माई रिसीव्ड अमाउंट, दिस इज माई रिसीव्ड अमाउंट। तो जितना रिसीव हुआ उतने में से तो माइनस करेंगे ना। So that's for gratuity. Why are we not using the same amount? Why are we using the entire amount? बेटा बिकॉज दैट्स व्हाट द प्रोविजन सेज, एंटायर प्रोविडेंट, एंटायर पेंशन का अमाउंट का 1/3 विल बी डिडक्टेबल। Okay, sir. अब बेनिफिट हैज बीन गिवन, बेसिकली वही पॉइंट है, राइट? चलिए आज का आखिरी रिटायरमेंट बेनिफिट करते हैं, दैट इज ग्रेच्युटी। ओके सर ग्रेच्युटी क्या है? बेसिकली व्हाट इज ग्रेच्युटी? मेरे को क्या बता सकता है कोई? ग्रेच्युटी होता क्या है? बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर। एनी आइडिया? चलिए ग्रेच्युटी इज बेसिकली, ग्रेच्युटी इज बेसिकली इन ल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म सर्विस। तुमने हमारे यहाँ बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, मोर देन 5 years तुमने हमें झेला है ना? तो इसीलिए कंपनी जो है वो कहती है हम तुम्हें वॉलंटरी पेमेंट देंगे, ठीक है? एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को कुछ कॉम्पनसेट करेगा एज एन एप्रिसिएशन कि तुमने मुझे बड़े लंबे टाइम तक झेला है ना? ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी झेलेबल पर्सन, द बॉस सेज, राइट, कि आई एम नॉट दैट गुड, बट तुमने मुझे इतने टाइम तक झेला, थैंक यू सो मच, है ना? नाउ आई एम पेइंग यू समथिंग एक्स्ट्रा एज अ रिटर्न फॉर इट। सर बोलता है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज का, तो मेरे लिए ग्रेच्युटी का अमाउंट पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है? मैं ग्रेच्युटी का अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ओके आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रहा होगा लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं।
सिक्योरिटी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, राइट? अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ बेटा, नाउ अगेन आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई एम कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, ईदर माई कंपनी इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, है ना, एंड सेकेंड ऑप्शन इज आई एम नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, राइट? सर इफ आई एम कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. सर द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt: 20 lakh actual amount or 15 by 26 days salary, number of years of service, fractions included. Sir, if I am not covered under gratuity, the amount of 20 lakh remains the same, actual amount remains the same. बस जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें चेंज हो जाएगा. 15 by 26 की जगह अब हम यूज़ करेंगे हाफ, राइट? मंथ सैलरी लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस जो लेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होगा. सर जब हम यहाँ पे कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट कह रहे हैं और सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, और मेरे जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 26 होंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे व्हेन वी आर हैविंग अ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यहाँ पर हमारे लिए सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड कमीशन टर्नओवर बेस्ड. याद है एचआरए में आपने सैलरी निकालना सीखा था, कुछ वैसा सा ही सैलरी आपका यहाँ पर आ गया. और सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज होंगे इन अ मंथ वो लेंगे 30, बेसिकली 15 by 30, तो हाफ आ जाता है. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दे प्रोविजन में. अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझें. हाँ So you went a little too fast. Could you go over the last few accident? ओके, मैं यहाँ पे वंस अगेन आई रिपीट, मैं पूरा यहाँ पे पूरा रिपीट कर देता हूँ. सर इफ आई एम कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी exempt. सर अ फिक्स्ड अमाउंट 20 lakhs. सर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉई. थर्ड थिंग इज 15 by 26. सर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 30 days इन अ मंथ, वी आर गोइंग टू टेक ओनली 26 days इन अ मंथ, और 15 दिन का सैलरी लेंगे. जितने ईयर का सर्विस हमने लिया, फ्रैक्शंस इंक्लूडेड. सैलरी का मतलब है, मतलब व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी में आप क्या क्या ऐड करने वाले हो. सर बेसिक प्लस डीए. सर इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट 20 lakh, एक्चुअल अमाउंट रिसीव. सर डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे 15 by 26 था, यहाँ पर अमाउंट है 1/2, हाफ. सर यहाँ पर 10 मंथ्स का सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी. सर यहाँ पे सैलरी जो है वो हम लास्ट ड्रॉन सैलरी लेते हैं. सर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर सर्विस में फ्रैक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सर यहाँ पर फ्रैक्शंस का बेनिफिट मिलेगा. थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझते हैं. सर ये फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? सर फ्रैक्शंस का मतलब है कि मेरी जो सर्विस है अगर 6 years 7 months है, तो मैं उसे 7 years ले लूँगा. सर अगर मेरी सर्विस 16 years 3 months है, तो उसे मैं 16 years ही लूँगा. तो बेसिकली 6 years से ज़्यादा, अगर मैंने 6 months से ज़्यादा का टाइम पीरियड सर्विस दिया है एक लास्ट ईयर में, तो उसको हम +1 कर देते हैं इफ़ यू आर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी. बट इफ़ यू आर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, हम ये राउंड ऑफ नहीं करने वाले हैं. दैट मीन्स 16 years 3 months will remain 16 years and 6 years 7 months will remain 6 years only if there is no fraction. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा. So Sir, 6 years 6 months हुआ, फिर 7 होगा कि 6? 7 हो जाएगा. 6 months से ऊपर विल ऑलवेज बी अबाउ, हायर साइड. No, so if it's 6 years 6 months, then we would take 7. 7. Okay, हाँ चलिए. Gratuity received here in the example is 12,50,000. You can see gratuity received is 12,50,000. So salary given to us is 25,000, 12,500, 50% forming part, and commission given to us as 10%, turnover 10 lakh. सर मेरा नंबर ऑफ ईयर सर्विस है 13 years 7 months. तो आप देख सकते हो, अगर मुझे फ्रैक्शन करना है तो इट विल बिकम 14 years, बट अगर फ्रैक्शन नहीं करना है तो इट विल बिकम 13 years, राइट?
सर केस 1 बोलता है कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी. सर व्हेन ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, so whatever is my basic salary plus my DA, that becomes my salary, है ना. और एक्चुअल अमाउंट में से मैं एग्जाम माइनस कर देता हूँ. 20 लाख सर एक्चुअल अमाउंट रिसीव 15/26 इंटू द सैलरी अमाउंट इंटू द ईयर्स ऑफ सर्विस. तो मेरा आंसर आ गया 302,885. तो बेटा इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है? 302,885. वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया. जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम? No, sir. राइट रिद्धि, आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. अब अगर मैं केस नंबर 2 पे जाता हूँ बेटा, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में आप देख सकते हो ये सैलरी की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. सर उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, है ना. जो थर्ड पॉइंट का कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा. तो अगर आप देख सकते हो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नाउ माई सैलरी विल बी बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट. बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट. तो बेसिक कितना है? 25,000 एंड DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो 50% था ना, तो 60 to 50 लेंगे. प्लस सर टर्नओवर भी लिया तो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 39,583. ओके सर एक्चुअल में से देख लीजिए, मैंने एग्जाम्प्ट माइनस किया 20, 1250 सेम है. हाफ ऑफ 39,583 इंटू 13, आंसर आ गया 257,290. बेटा टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? 992,710. जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक की कैलकुलेशन क्लियर है बेटा? कैसे हमने किया, क्या किया? राइट रिद्धि, आई होप क्लियर है. Sir, could you just show the not covered under the gratuity? यही दिखा रखा है मेरा. So the flow chart. ओके Okay, sir. डन. चलिए एक बार जल्दी से इलास्ट्रेशन नंबर 4.36 पे आ जाएंगे. वी आर कमिंग टू इलास्ट्रेशन नंबर 4.36. on page number 89. फिर आपको बताया है एक्स जनरल मैनेजर ऑफ आर कंपनी लिमिटेड retired from the company on 15/6/2021. At the time of his retirement उसका बेसिक सैलरी था 70,000 पर मंथ. बेटा आपको बताया है 20% ऑफ द बेसिक सैलरी हमारा यहाँ पे वो था जिसका 60% वॉज अलाउड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. He worked for the company. He worked in the company for 10 years, 11 months, 15 days. 15 दिन और काम कर लेता, क्या जाता उसका. He got an increment of 5,000 in his basic salary. मतलब यहाँ पे से इंक्रीमेंट मिला विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2021 5,000 का. बेटा ये जो 70,000 पर मंथ वाली सैलरी है ये हमारी इंक्रीमेंट के साथ है या बिना इंक्रीमेंट के है? बस ये मुझे सोच के बताओ. बेटा ऑब्वियसली ये लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी ना, ये लास्ट ड्रॉन होगी. तो सर इसमें मतलब मेरा इंक्रीमेंट इंक्लूडेड है. दैट मीन्स बिफोर इंक्रीमेंट कितना था? 65,000 है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगैन दैट सर यहाँ पर हमारा जो सैलरी है उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, चेंज हुआ. बेटा मेरे को यहाँ पे जो सैलरी निकालनी होती है वो एवरेज 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी होती है ना. 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकालनी होती है. तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे. ओके
सो आप देख सकते हो सर ये जो 70,000 है ये मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, क्योंकि मुझे बोला है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट उसका सैलरी ये था, तो दैट मीन्स रिटायरमेंट से पहले 1 फरवरी को उसका सैलरी कितना होगा सर? 1 फरवरी को उसका सैलरी 65,000 होगा, है ना सर। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कंपनी ने ग्रेच्युटी पे किया, ही गॉट अ ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ही वॉज गिवन अ ग्रेच्युटी ऑफ 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ का ग्रेच्युटी मिला था सर। एक्स हैड अर्लियर वर्कड, वो पहले काम कर चुका है, एक्स हैज़ अर्लियर वर्कड विद एस लिमिटेड फ्रॉम विच ही हैड रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी एंड हैड अवेल्ड एन एग्जेम्पशन फॉर 3 लाख। मतलब एस जो है वो पहले काम कर चुका है और उसका पहले जो सैलरी था पहले भी उसे ग्रेच्युटी मिल चुकी है, और सर अर्लियर जो था उसका एग्जेम्पशन था 3 लाख रुपीज़ तक का। दैट मीन्स अगर आप देखोगे मेरे पास जो अवेलेबल एग्जेम्पशन है वो कितनी है सर? मेरे पास जो अवेलेबल अमाउंट एग्जेम्पशन है वो कितनी है सर? अब केवल 17 लाख है, क्योंकि 20 लाख में से 3 लाख तो वो ऑलरेडी अवेल कर चुका है ना पहले, तो उसके पास अवेलेबल एग्जेम्पशन कितनी है? केवल 17 लाख रुपीज़ की है, राइट। आपको बोला है कंप्यूट द एग्जेम्पशन एंड ऑल्सो कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी। एग्जेम्पशन बताओ इसमें ग्रेच्युटी में, और ये बताओ उसका ग्रॉस सैलरी कितना है, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मेहर, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? सिमरन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए we'll start with the solution of the question now. सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सैलरी निकाल लेता हूँ ना, है ना बेटा। अगर मुझे लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी चाहिए, फिर से रिपीट करूँ सर, मुझे लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी चाहिए, तो जून से फरवरी 4 मंथ्स हुए बेटा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स हुए ना। तो आप देख सकते हो 70,000 की सैलरी उसे 4 मंथ्स तक मिली होगी और 65,000 की सैलरी उसे 6 मंथ्स तक मिलेगी। तो दैट कम्स आउट टू बी 70 इंटू 4 एंड 65,000 इंटू 6, दैट कम्स आउट टू बी 6,70,000। जल्दी बताएं, यहाँ तक बेसिक सैलरी क्लियर है? Sir, is June included? सॉरी Is June included? बेटा हम यहाँ पे बेसिकली फुल मंथ, पिछले 10 महीने की फुल मंथ की सैलरी लेंगे। तो जून में तो 15th को रिटायर कर रहे हैं ना, तो केवल 15 मंथ डेज की मिली होगी सैलरी। क्या? वंस अगेन बेटा, हम जो ये 10 मंथ की सैलरी ले रहे हैं, वी वांट कंप्लीट मंथ का सैलरी। जून में हम रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? 15th जून को ले रहे हैं ना। दैट मीन्स जून में मुझे कब सैलरी, कितने दिन की सैलरी मिला होगा? हाफ मंथ का मिला होगा ना, तो वो हम एक्सक्लूड करेंगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। वी नीड फुल 10 मंथ सैलरी, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे रिटायरमेंट डेट होता 30th जून, तो आप जून इंक्लूड करते, then it would have been 5 and 5, right? One of the common error that is made by the students here, taking 5 months. Okay, I hope I'm clear. जून होता तो Sorry, 20th जून होता तो भी 4 लेते हैं। 28 जून होता तो भी 4 लेते, क्योंकि हमें पूरे महीने का सैलरी लेना है बेटा। अच्छा, ओके, हमें पूरे महीने का सैलरी लेना है इसीलिए, ओके। ओके। चलिए अब आप देखेंगे डीए कितना था हमारा, 20% ऑफ 6,70,000। और बेटा क्योंकि हम एक नॉन कवर्ड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम इसका 60% करेंगे, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। तो 6,70,000 का 20% का 60%, दैट कम्स आउट टू बी 80,400। बेटा सोच के बताएं, क्या यहाँ पे हमें कोई कमीशन वमीशन दे रखा है? देयर इज नो कमीशन गिवन टू अस। दैट मीन्स वट एवर द अमाउंट हियर इज गोइंग टू बी 750, 400, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा अमाउंट हो जाएगा जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। तो अब आप देख सकते हो 750,400 डिवाइड बाई 10, दैट गिव्स यू 75,040 मेरी मंथली सैलरी है।
सर अब हम यहाँ पे एग्जेम्पशन निकाल लेते हैं. फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. So the exemption amount of gratuity, this is going to be your working note number 1, this is going to be your working note number 1 and 2. So आप देख सकते हो least of the following, number 1 बेटा 17 lakhs. सर अब 17 lakhs क्यों हो गया? देखो इस रीज़न के वजह से, है ना. नंबर 2 क्या हो गया? सर एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 lakhs, है ना. और सर थर्ड अमाउंट रिसीव, थर्ड अमाउंट 1/2 इंटू 75,040 इंटू सर नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितनी हो जाएगी यहाँ पर? सर यहाँ पर 10 ईयर्स हो जाएगी, है ना. इवन इफ ही हैज़ वर्कड फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर. सो 75,040 इंटू 10 इन डिवाइड बाई 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 375,200. तो मेरी एग्जाम्शन कितनी हो जाएगी? 375,200. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दें. एग्जाम्शन अमाउंट क्लियर है? सर अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी दिखा देते हैं. सर अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी दिखा देते हैं. So that's going to be basic salary. Yes, basic salary for the month of June, for the month of April, May and June. तो अगर आप देखोगे बेटा 70,000 इंटू 2.5 months की सैलरी मिलने वाली है. So that means how much amount I am going to get? I am going to get 1,75,000. Sir, my DA will be how much? Sir, it's going to be 1,75,000 का 20%. That comes out to be 35,000. I hope clear है. सर यहाँ पे हमने 60% क्यों नहीं किया? बिकॉज याद है ना ग्रॉस सैलरी में हम क्या करते थे? पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन नहीं लेते हैं. सर ग्रेचुइटी में हमारा अमाउंट है 20 lakhs. दिस इज माई अमाउंट रिसीव एंड सर माइनस एग्जेम्प्टेड, दैट कम्स आउट टू बी 375,200. तो मेरे पास अगर आप देख सकते हैं मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 16,24,800. आप देख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी माई ग्रॉस सैलरी आउट हियर. That comes out to be 18,34,800. I hope the calculation is clear and how we did it. जल्दी बताइए. I hope this calculation is clear and how we did the calculation. It's clear to everyone. Yes, sir. Right? चलो. चलो वील कंटिन्यू विद दिस पोर्शन. मेरे ख्याल से हमारा जो ग्रेचुइटी का एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है ये हम कंटिन्यू करेंगे. बट आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ. दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4.35 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4.37. ये दो इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास से पहले इन दो इलस्ट्रेशंस को एक बार सॉल्व कर पाओ. ओके